नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लाख टके की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 अहम खबरें कौन सी हैं लाख टके की बात में, जो आज आपको देखना जरूर चाहिए। सबसे बड़ी खबर आईएसआई की टेरर फैक्ट्री के 5 बड़े राज। जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर में दिख रहा शख्स, ये उगल रहा है राज। और 5 बड़े कौन से राज इसमें उगले हैं वो आपको दिखाएंगे। और साथ ही आपको दिखाएंगे दहशत को सलाम, कैसे अपने शहीद पिता को एक छोटी सी बच्ची सलाम सैल्यूट करती हुई नजर आ रही है। जिंदा लोगों का पोस्टमार्टम कर दिया गया, ये भी खबर आपको दिखाएंगे विस्तार से। और साथ ही दिखाएंगे आपको सिलेक्टिव पॉलिटिक्स पर सियासी बवाल, क्यों कांग्रेस के सिलेक्टिव पॉलिटिक्स पर सियासी बवाल हो रहा है। ये तमाम अहम खबरें हैं, 4 अहम खबरें हैं जो आपको दिखाएंगे। तो लाख टके की बात की स्पेशल सेगमेंट में आज आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और आतंकी साठगांठ के बारे में पूरी रिपोर्ट। जिस तरीके से पाकिस्तान हिंदुस्तान में साजिशें रच रहा है और भारतीय जवान, भारतीय एजेंसियां लगातार आतंकियों को निशाना बनाकर उन्हें जहन्नुम भेज रहे हैं। किस तरीके से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रची है और कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है आतंकियों को, उस पर एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में आईएसआई के सबसे बड़े मोहरे पर शिकंजा। कानून की गिरफ्त में दिल्ली धमाके का गुनहगार बेनकाब हो चुका है। बड़ा टेरर मौजूद। 15 साल से हिंदुस्तान में साजिशों का जाल, एक शख्स कई नाम, गुनाहों का मकड़जाल। आईएसआई का इशारा होता अशरफ हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान तैयार करता। 15 साल का अरसा कम नहीं होता। 15 साल से आतंक का खूनी खेल खेलने वाला मास्टरमाइंड अब कानून के शिकंजे में। 15 साल से इस चेहरे के इर्द गिर्द हिंदुस्तान को जख्मी करने की साजिशें रची गई। अशरफ की 15 साल की टेरर कुंडली। आतंकी अशरफ के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, उसके खुलासे बेहद खौफनाक है। आतंकी अशरफ का कबूलनामा। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट की यह खौफनाक तस्वीर है। बम धमाका जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, 80 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। आतंकी अशरफ ने खुलासा किया है कि 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट की रेकी इसने ही की थी और धमाका करने के लिए 2 पाकिस्तानी आए थे, जिसमें से एक का नाम गुलाम सरवर था। दिल्ली से गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी आतंकी अशरफ अली ने स्पेशल सेल की हिरासत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। स्पेशल सेल के लोधी कॉलोनी वाले इस दफ्तर में अशरफ अली से न सिर्फ स्पेशल सेल बल्कि दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस पूछताछ में अशरफ अली ने बड़ा खुलासा किया है कि साल 2011 में उसने दिल्ली हाई कोर्ट की रेकी की थी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ब्लास्ट के एक आरोपी की तस्वीर दिखाने पर अशरफ अली ने ये बात कही। और आपको बता दें कि साल 2011 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में के बाहर ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई थी। अशरफ के खुलासों के मुताबिक दिल्ली में उसने 10 जगहों की रेकी करने की बात कबूल की है। खबरों के मुताबिक अशरफ ने दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, कश्मीरी गेट, आईएसबीटी इलाके की रेकी की थी। पूछताछ में ये बात भी सामने आई है कि अशरफ उन इलाकों को टारगेट करना चाहता था जहां भीड़ भाड़ होती है। ये रेकी उसने किस लिए की और क्या सूचनाएं उसने अपने हैंडलर, जो आईएसआई का हैंडलर है, उस तक पहुंचाई, इस बारे में भी खुलासा होना बाकी है। अशरफ अली के पास से जो हथियार मिले थे उसके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। हथियार उस तक कैसे पहुंचे और इन हथियारों को कहां पर इस्तेमाल करना था। लेकिन अशरफ अली ने पूछताछ में ये बताया है कि त्योहारों के सीज़न के दौरान आतंकी हमला होना था और उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल होना था। 6 महीने आतंकी ट्रेनिंग, 10 फर्जी पहचान पत्र, दिल्ली में 15 साल, बिहार से कश्मीर तक 5 राज्यों में नेटवर्क। पीर मौलवी का चोला, लोगों का इलाज करने का दावा, जादू टोना दिखाकर युवकों को जिहादी बनाने की साजिश। राजधानी दिल्ली में बैठकर साजिश का जाल। अशरफ हिंदुस्तान में आतंक के स्लीपर सेल का सरगना है। जानकार उसकी गिरफ्तारी को बहुत बड़ी कामयाबी मान रहे हैं। दिल्ली में रह रहा है पाकिस्तानी, फॉल्स आइडेंटिटी, इसको कहते हैं स्लीपर सेल।
वो आके बस जाता है। कई लोग शादी कर देते हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, मैंने देखा है। तो वो स्लीपर सेल के जरिए टेररिज्म को मदद करते हैं, टेररिस्ट को मदद करते हैं। क्योंकि क्या हो गया है, टेररिस्ट तो मारे जा रहे हैं लेकिन टेररिज्म नहीं खत्म हो रहा है। तो मैं बहुत खुश हूं आज कहने के लिए कि दिल्ली का जो स्पेशल सेल है, सीआईडी स्पेशल सेल, इनको अलग करना चाहिए। ये एक खुफिया एजेंसी है। खबरों के मुताबिक अशरफ ने दिल्ली हाईकोर्ट विस्फोट की बात कबूली है। दिल्ली हाईकोर्ट में हुए बम धमाकों की जांच एनआईए ने की थी। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए ने इस केस में वसीम अकरम मलिक नाम के शख्स को मुख्य आरोपी बनाया था। इस ब्लास्ट को लेकर अशरफ के खुलासे की जांच हो रही है। अशरफ के साथ साथ और कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है। रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आतंकी अशरफ ने दिल्ली में दहशत की साजिश रची। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी उसकी बड़ी भूमिका सामने आई। अशरफ से खुद खुलासा किया उसने कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के साथ हथियारों की सप्लाई में भी शामिल था। हिंदुस्तान में तमाम आतंकी हमले के जिम्मेदार आईएसआई। पाकिस्तान में बैठे आतंक के सौदागरों के साथ मिलकर आईएसआई की साजिश। आतंकी बोल रहा है, पाकिस्तानी साजिश के राज खोल रहा है। आतंकी हमलों में शामिल आईएसआई के सबूत। मोहम्मद अशरफ दिल्ली में मौजूद यही वो आतंकी है जिसके जरिए आईएसआई हिंदुस्तान में हमलों को अंजाम दे रहा था। पुलिस के कब्जे में आने के बाद अशरफ लगातार पाकिस्तानी गुनाहों का सबूत दे रहा है। आतंकी का कबूलनामा, जम्मू आतंकी हमला आईएसआई की साजिश। इसका खुलासा किया है मोहम्मद अशरफ ने। साल 2009 में जम्मू में बस स्टैंड पर ब्लास्ट किया था। इस हमले में 3-4 लोगों की मौत हो गई थी। अशरफ का कहना है कि उसने ये हमला आईएसआई के असर नासिर के कहने पर किया था। इस कबूलनामे से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशरफ की पहुंच कहां तक थी। वो दिल्ली में बैठकर जम्मू कश्मीर में साजिशों को अंजाम दे रहा था। ये 15 साल से जब भारत में काम कर रहा है, इसके द्वारा हम लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रहने वाला है और भारत में आया कहाँ से? सिलीगुड़ी से, यानी कि बांग्लादेश से होते हुए सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए फिर भारत के अंदर घुसा है। और कहाँ पे उसने संपर्क किया मौलाना से? तो अजमेर में। तो ये काफ़ी आईएसआई के इशारों पर और आईएसआई के कहने पर काफ़ी ये एक मचला हुआ आदमी नजर आता है। जम्मू कश्मीर में हिंसा आईएसआई और पाकिस्तानी फौज की सबसे बड़ी नीति रही है। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री को जिंदा रखने में अशरफ की बहुत बड़ी भूमिका थी। घाटी में अशरफ के कबूलनामे से जुड़े खौफनाक खुलासे हो रहे हैं। सेना पर हमले की साजिश रची। क्या अशरफ जम्मू कश्मीर में हमला कर 5 आर्मी जवानों को शहीद करने का जिम्मेदार है? दिल्ली पुलिस इस खुलासे की पड़ताल कर रही है। जो बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ हो चुका है कि हिंदुस्तान में अशरफ के जरिए आईएसआई ने गहरी जड़ें जमाई थी। दिल्ली के एक छोटे से घर से वो पूरी साजिश को अंजाम दे रहा था। हम इस समय दिल्ली के आराम पार्क स्थित उसी मकान में हैं जिसके बारे में पुलिस ने बताया कि आतंकी अशरफ उर्फ नूरी इस मकान में किसी समय पर ये उसका हाइड आउट होता था, वो यहाँ कर छिपा था। और अशरफ नूरी यहाँ कितने समय रहा, ये सब अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि उसने यहाँ रहते हुए अपना एक दस्तावेज तैयार करवाया। और क्योंकि उसके बारे में साफ हो चुका है कि सबसे पहले उसने बिहार में एक मूल पते पर अपना दस्तावेज बनवाया था, जिसके बिना पर वो अन्य राज्यों में जहां जहां गया वहां उसने अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए, फेक आईडी तैयार करवाए। आतंकी हमलों के साथ अशरफ कश्मीर में और भी भूमिका निभा रहा था। पाकिस्तान हैंडलर के कहने पर ही वो जम्मू कश्मीर जाता था और वहां आतंकियों से मिलता था। वो सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं के इशारे पर सेना की मूवमेंट की जानकारी भी पाकिस्तान को मुहैया करा रहा था। कश्मीर में की हथियारों की सप्लाई। हिंदुस्तान में मोहम्मद अशरफ की एक हथियार सप्लायर के तौर पर भूमिका सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में वो हथियारों के सप्लायर के भूमिका में था।
सोमवार को जब अशरफ की गिरफ्तारी हुई तो उसे पाकिस्तान से हथियारों की खेप खास लोकेशन पर पहुंचाने के निर्देश मिले थे। दिल्ली के कालिंदी कुंज में उसके हथियार छिपाने की जगह का पता चला है। आप ये देखिए, यमुना के किनारे पूरा ही जंगल का इलाका है। यहाँ पर आसपास काफ़ी घनी झाड़ियाँ हैं, लोगों का आना जाना बहुत कम है और इसी जगह पर यमुना खादर के किनारे पर कालिंदी कुंज में कुछ पिलर्स भी लगे हुए हैं और ऐसे ही पिलर की निशानी के तौर पर अशरफ अली ने ये जो लाल और सफ़ेद रंग का एक पिलर लगा हुआ है, इसको निशानी के तौर पर बनाया था और इसके पास यहीं किनारे पर हथियारों का जखीरा गाड़ा था। खुलासे के मुताबिक अशरफ अपने हैंडलर के निर्देश पर 30 बार से ज्यादा जम्मू कश्मीर का दौरा कर चुका था। ईमेल के जरिए हैंडलर से बात मोहम्मद अशरफ ने पूछताछ में खुलासा किया है कि वो ईमेल के जरिए हैंडलर से ज्यादा बात करता था। हालांकि कभी कभार वो व्हाट्सएप से भी बात करता था और उसके बाद व्हाट्सएप चैटिंग को डिलीट कर देता था। पुलिस व्हाट्सएप चैटिंग को खंगालने के लिए उसकी मोबाइल को फॉरेंसिक जांचने की तैयारी कर रही है। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और बात कश्मीर की घाटी की करते हैं। घाटी में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। त्राल एनकाउंटर में जैश का कमांडर सोफी मारा गया है। सुरक्षा बलों ने इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। इसमें लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों को घेर कर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन चला रहे हैं। और एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे। नवरात्र की अष्टमी की छठा देखते ही बन रही है। देश भर में श्रद्धालु माता दुर्गा की आराधना में जुटे हैं। लखनऊ से लेकर कोलकाता तक मां की वंदना में भक्त जुटे हुए हैं। पूरा देश शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा की आराधना में जुटा है। कोलकाता में दुर्गा पूजा की जोरदार धूम है। भक्त अष्टमी की पूजा में लीन है। पटना में दशहरा का त्योहार खास संदेश के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ एक पंडाल में कोरोना वॉरियर्स की लगन, मेहनत और त्याग को अनोखे ढंग से सम्मानित किया जा रहा है। हम जिस पंडाल में इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर कोरोना वॉरियर्स को देवी सम्मानित कर रही है। अमूमन आपने जो प्रतिमा देखी होगी देवी की, वहाँ वो असुर का मर्दन कर रही होती हैं, उनका संहार कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ देखिए माँ दुर्गा के हाथ में जो मुकुट है वो डॉक्टर को पहना रही हैं। वहाँ महालक्ष्मी के हाथ में जो मुकुट है वो सफाई कर्मी को पहना रही हैं। जो माँ सरस्वती के हाथ में मुकुट है वो ये पुलिस वालों को पहना रही हैं। तो ये जो तस्वीर है ये बताती है कि ये जो वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, जिन लोगों ने मदद की, और ये फ्रंट लाइन वर्कर्स को सम्मानित करने का वक्त है। यानी इंसान तो इंसान, भगवान भी चाहते हैं कि इन्हें सम्मान मिले जिसने जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नवरात्रि के मौके पर राजनेता भी देवी की पूजा करने में पीछे नहीं है। पटना में शीतला माता के दरबार में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। पटना के बुद्धा कॉलोनी में काठपुल मंदिर के पास मां दुर्गा की प्रतिमा धनिये से बनाई गई है। इसे बनाने में 2 महीने का वक्त लगा है। मां दुर्गा की प्रतिमा इस बार धनिया का बनाया गया है। यहाँ जो धनिया का भगवती का प्रतिमा बना हुआ है, धनिया महालक्ष्मी का प्रतीक है और महालक्ष्मी पूजन के साथ साथ जो कुबेरादि पूजन होता है उसमें धनिया का प्रयोग किया जाता है। छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटेंगे।